Okay, so good afternoon, everyone. Vishakha, Muskan, Sagar, Nazmul. Yes, good afternoon. So please let me know whether I'm audible and visible. Harshit, yes, good afternoon. एक बार कंफर्म कर देना, इज द ऑडियो एंड वीडियो बोथ क्लियर? जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बोला था कि जो भी चीज़ हम लोग लास्ट 2 दिन रिवाइज किए उसको आपको रिवाइज जरूर करना है, क्योंकि आज के क्लास में क्या होगा, जो 2 दिन हमने पढ़े हैं उसका उसके ऊपर ही क्या होने वाला है, सम्स होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी कोई लास्ट 2 दिन में जो भी पॉइंट्स हमने रिवाइज किए, जो भी पॉइंट्स का डिस्कशन हुआ है, वो सारे पॉइंट्स आपने रिवाइज किया ना? यस, अंजलि ने किया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ डायरेक्टली। अब जो भी रिवाइज में कराना है वो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे। तो आते क्वेश्चंस के तरफ हम लोग आते फटाफट। वी शैल डू फर्स्ट। अच्छा, बुक से कर रहे क्वेश्चंस हम लोग, ठीक है। पेज नंबर पेज नंबर 2.19। बोला था आज क्वेश्चंस करेंगे, तो बुक होना चाहिए था। हाँ, ओके, परफेक्ट। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, पेज 2.19। पेज 2.19, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहां पर क्या बोल रहा है। जितना मुझे ध्यान है, अगर मैं इस क्वेश्चन के को याद करने की कोशिश करूं, तो ये क्वेश्चन किसी आरटीपी में भी ये क्वेश्चन दिया गया था। किसी आरटीपी में ये क्वेश्चन था, ठीक है। बट उस आरटीपी में एक और एडिशनल क्वेश्चन भी दिया हुआ था। जैसे यहाँ 3 पार्ट है ना क्वेश्चन का, तो 4 पार्ट्स था, तो वो क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर लेंगे, लास्ट में ऐड करके सॉल्व कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच हैज अ मंथली डिमांड ऑफ 4000 यूनिट्स। पहला बात है सर, पूरे अभी तक लास्ट 2 दिन का डिस्कशन में वी आर नेवर कंसर्न विद मंथली डिमांड, वी आर कंसर्न विद एनुअल डिमांड। तो मंथली डिमांड अगर 4000 यूनिट्स का है, तो एनुअल डिमांड कितना हो जाएगा, 48,000 यूनिट्स। मेरा एक क्वेश्चन है, तो क्या मैं इस 48,000 यूनिट्स को ए बोल सकता हूं, यस और नो? इस 48,000 को ए बोल सकता हूं, यस और नो? अच्छा, कोई नो बोल रहा है क्या? एनीबडी सेइंग नो कि नहीं सर ये 48,000 ए नहीं है? इट इज नॉट ए। ध्यान दीजिए, प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट, क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट, जिसका मंथली डिमांड दिया हुआ है, तो ये प्रोडक्ट का डिमांड है, ये फिनिश गुड्स का है, करेक्ट, ठीक है। तो फिनिश गुड्स का है ये, तो लेकिन हम लोग ए का मतलब क्या होता है, एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल, और यहां बोल रहा है प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट जिसका डिमांड है, मतलब ये डिमांड किसका है, फिनिश गुड्स का है, नॉट ऑफ रॉ मटेरियल, इसलिए ए नहीं होगा, ठीक है। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स अ कॉम्पोनेंट एक्स। कॉम्पोनेंट का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल, पार्ट्स या रॉ मटेरियल, करेक्ट है। मतलब यहां पर रॉ मटेरियल क्या है, एक्स है, विच इज परचेज्ड एट ₹20। तो परचेज प्राइस मेरे को दिया हुआ है रॉ मटेरियल का। फॉर एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कॉम्पोनेंट इज रिक्वायर्ड। टाइम पास हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, इससे क्या समझ में आ रहा है, इनपुट और आउटपुट का रेशियो क्या है, क्या लिखा है, फॉर एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट, हर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए 1 यूनिट ऑफ कॉम्पोनेंट चाहिए, मतलब इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है, 1:1।
और एज रेशियो 1:1 है, मतलब जितना एनुअल डिमांड फिनिश गुड्स का है उतना ही एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल का है, इसलिए ए यही होगा। देखो देखो एक बात, सर नहीं सर आप तो पहले बोलते नहीं होगा, अरे वो नेक्स्ट वो सेंटेंस ऐसा था इसीलिए क्या हुआ, वो ए हुआ। अगर यहां पर होता फॉर एवरी फिनिश प्रोडक्ट 2 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड तो अलग हो जाता, बट एज यहाँ रेशियो 1:1 है इसीलिए एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल सेम हो गया। ये माइंडसेट कभी मत रखना कि एनुअल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल सेम होता है, तो हम लोग लास्ट 2 क्लासेस बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं क्लास में, राइट, तो उसमें सारा चीज डिस्कस हुआ है। परफेक्ट, ठीक है ना अंजलि, 2 क्लास करना होगा। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में एक बात हम वन एंड फॉर ऑल बोल दे रहे हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में डोंट डेयर टू मिस एनी ऑफ द क्लास, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप अगर आप एक क्लास के बाद भी दूसरे क्लास में आएंगे ना तो आपने ऐसा नहीं है पूरा नहीं समझेंगे, बहुत बहुत सारा बात आपको लगेगा ठीक है सर बोल रहे तो सही बोल रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, मतलब यू विल नॉट एबल टू, मतलब तुम मेरे से पहले नहीं समझ पाएगा, मैंने बोलने के बाद कुछ हद तक समझ पाएगा। इसलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में थ्योरी क्या है, टीचर जो बोल रहा है ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं सुन लेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जहां पर लिंक होता है हर एक क्लास, तो जहां पर यू शुड नॉट मिस द क्लास। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको लाइव ही क्लास करना होगा, मैं ये नहीं बोल रहा एकदम, हो सकता है किसी कारण से भी आप लाइव क्लास नहीं कर पा रहे, बट मेक श्योर कि आप एटलीस्ट अगर लाइव क्लास नहीं भी कर पा रहे तो यू कंप्लीट द रिकॉर्डेड क्लास। परफेक्ट, चलिए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या दिया 120 पर ऑर्डर, अच्छा इसको हम लोग क्या बोलते हैं ओ, क्योंकि ओ का मतलब ही क्या होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, जो कि कितना दिया 120 दिया हुआ है। होल्डिंग कॉस्ट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, होल्ड करने का खर्चा, कैरी करने का खर्चा, रखने का खर्चा, राइट, तो ये कैरिंग कॉस्ट है कितना 10% पर एनम। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग एक चीज पढ़े थे, अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया रहेगा तो उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, परचेज प्राइस, वेरी गुड, तो कैरिंग कॉस्ट मतलब सी कितना हो जाएगा 10% किसका, परचेज प्राइस कितना 20 है, तो 10% 20 कितना होगा 2 होगा। क्वेश्चन तुमको क्या निकालने बोला है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला क्या था, रूट ओवर ऑफ 2AO अपॉन सी, तो ए पता है ये रहा 48,000, ओ पता है सी पता है, तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ईओक्यू अपना निकल जाएगा, निकाल लेंगे बाद में, ईओक्यू निकल जाएगा ना इससे। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, अच्छा एक बार एक काम करते ईओक्यू निकाल लेते, क्यों, अगर हम ईओक्यू निकाल लेंगे ना तो इससे हम लोग को क्या होने वाला है, हेल्प भी होने वाला है इन रिगार्ड्स टू सेकेंड पार्ट समझने में, ठीक है ना, तो अपने पहले ईओक्यू वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को बुक दिया नहीं है, आइए, कौन लिया, कैसे मेरा बुक इसका चला गया, ऑफिस से मांग के लाया, बोला सर के लिए फिर रख लिया अपने लिए। हाँ ऐसा क्या प्रशांत, ऐसा ही क्या था, हाँ देखो सच, अच्छा तब ठीक है। सुनो ए दिलजीत, बाहर जा एक बार बोल सर का कॉस्ट का बुक दीजिए, बोले सर वाला दीजिएगा, नहीं नहीं वो मेरा नहीं है, मेरा कवर ही अलग है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, फिर क्या हुआ, बस आई डोंट लाइक बस, अरे नहीं उसको बोलो ना जो सर वाला बुक अलग से, बुला बुला ऐश, वो मेरा वाला बुक मतलब वो वाला नहीं बोल रहे हैं हम, अच्छा जो मेरा अलग से बुक जो है अंदर पड़ा हुआ है जो, अरे भाई मेरा बुक जो कोरियर होता है वो वाला बुक लाओ, सेम है, coming back from a chemistry tuition, and my teacher, she put me to the wrong bus. It was going to New York. And then my father came in between.
did not even have my phone. बस ला भाई ला, जो है ला। तुम सुबह एक चीज समझता कुछ नहीं है, ये बुक कोरियर होता है। छोड़ना देना, अब छोड़ना, अब क्यों लाएगा। जा जा जा, हो गया तो। हाँ, पैसा ही नहीं देगा, पैसा ही। पेज नंबर कितना है? 19 ठीक है ना, बातचीत नहीं प्लीज ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 का हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान देना प्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 में क्या निकालने बोला है? ईओक्यू निकालने बोला है। जाओ जाओ। तो ईओक्यू अगर हमको निकालना है, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? रूट ओवर ऑफ 2AO अपॉन C, राइट। यहां पर सबसे पहला बात, ए क्या होगा? कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा 4000 इंटू 12। ये तो क्या आया? फिनिश गुड्स का। और रेशियो क्या था? 1/1। रेशियो क्या था? 1/1। तो ए कम्स टू 48,000। तो ओ कितना है यहाँ पर? 120। और सी कितना है? 10% ऑफ 20। कैलकुलेशन प्रॉपरली दिखाना पड़ेगा, दैट इज 2। ठीक है। सो इन दैट केस ईओक्यू यहां से कितना आ गया? रूट ओवर ऑफ 2 इंटू ए कितना है? 48,000 इंटू ओ कितना है? 120 डिवाइड बाई 2। कितना आ रहा है ये? 2400 ना। 2400 क्या आया? यूनिट्स आया। अच्छा, ईओक्यू 2400 यूनिट्स का मतलब क्या हुआ? कि एक बार में हम लोग इतना यूनिट्स खरीदेंगे, एक बार में हम लोग इतना यूनिट्स खरीदेंगे। अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4000 यूनिट्स। if the minimum lot size to be supplied is 4000 units। ना एक बार बताओ, अच्छा EOQ अगर 2400 है तो what does this show? Can I say this shows कि अगर आप एक बार में 2400 यूनिट खरीदेंगे तो आपका साल भर का जो कॉस्ट आएगा वो सबसे मिनिमम आने वाला है। EOQ का मतलब क्या है? वो ऑर्डर क्वांटिटी जिसमें टोटल कॉस्ट क्या होता है? मिनिमम होता है। मतलब अगर आप एक बार में 2400 यूनिट्स मंगाएंगे तो आपका टोटल कॉस्ट क्या आएगा? मिनिमम आएगा। सबसे कम से कम कॉस्ट किसमें आएगा? अगर आप एक बार में कितना मंगाते? 2400। लेकिन पॉइंट 2 में क्या लिखा हुआ है? इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4000 यूनिट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? मतलब एक बार में मिनिमम लॉट साइज समझते ना? एक लॉट का साइज मतलब एक लॉट में एक बार में कितना मंगाना पड़े, खरीदना पड़ेगा आपको? 4000। बोला अगर एक बार में कितना खरीदना पड़े? 4000 खरीदना पड़े तो बताइए व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इंकर। अच्छा, ऑब्वियस बात है एक्स्ट्रा कॉस्ट का बात कर रहा है। एक बात बताओ, कॉस्ट सबसे कम किसमें लगने वाला है? 2400 यूनिट्स में लगने वाला है। तो यहां वही बोल रहा है कि अगर हम एक बार में 4000 खरीदते हैं तो ऑब्वियस बात है 4000 का जो टोटल कॉस्ट आएगा वो तो 2400 के मुकाबले ज्यादा ही आएगा। ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ईओक्यू का मतलब ही है जहां कॉस्ट सबसे कम आता है। तो 4000 में कॉस्ट क्या आना है? 2400 के मुकाबले ज्यादा आना है। तो तुमसे वही पूछा, बताइए एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना लग रहा है किसमें? 4000 वाले लेवल पे। मतलब यहां पर करना क्या पड़ेगा? हमको दो कॉस्ट निकालना पड़ेगा। 2400 में कॉस्ट कितना है वो निकालना पड़ेगा, और 4000 पे कॉस्ट कितना आ रहा है वो भी निकालना पड़ेगा। और फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मालूम चल जाएगा मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट 4000 पे कितना लग रहा है। आप समझ पा रहे हैं? सर एक क्वेश्चन मन में आता है बच्चा लोग का, सर 2400 से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? बात को समझो, अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट का बात कर रहा है तो ऑब्वियस बात है तुमको कंपेयर किसी से करने बोल रहा है। और ईओक्यू तुम निकाला हुआ है 2400, तो हम लोग के हिसाब से तो मिनिमम कॉस्ट किस पे? 2400 पे। इसलिए कंपेयर किससे करेंगे? 2400 से करेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो? पक्का? चलिए पहले पार्ट 2 कर लेते फिर पार्ट 3 में आएंगे ना। पार्ट 2 करेंगे कैसे? पार्ट 2 करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मैं हमेशा प्रेजेंटेशन पे फोकस करता हूं।
कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रेजेंटेशन ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो पार्ट 2 क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट। हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट। अच्छा, क्या लास्ट डे हम लोग टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं उसका क्या हम लोग प्रेजेंटेशन का एक तरीका सीखे थे क्या, कि टोटल कॉस्ट निकालने का क्या तरीका है ना। तो कंप्यूटेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट हम यहां पे क्या करें, 2 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स केस 1 एंड केस 2। आप समझ रहे, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या हो गया, 2400 यूनिट्स वाला, और केस 2 क्या हो गया, 4000 यूनिट्स वाला केस। अच्छा, हम लोग एक मिनट सुनो, टोटल कॉस्ट का जहां तक बात आ रहा है, टोटल कॉस्ट का क्या क्या एलिमेंट्स होता है, मतलब परचेस कॉस्ट सेकेंड हो गया, ऑर्डरिंग कॉस्ट तीसरा हो गया, कैरिंग कॉस्ट। क्या क्या होता है, परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं परचेस कॉस्ट का। कोई बताएगा, एनुअल परचेस कॉस्ट, एनुअल परचेस कॉस्ट ये कैसे निकालते हैं। क्या भाई, परचेस कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इतना सिंपल। तो जितना परचेस किए हैं साल भर में उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, परचेस प्राइस से करेंगे। लेकिन एक चीज हम नया बात कर रहे हैं, सुनना एक मिनट, एक चीज सुनना। देखो यहां पर क्वेश्चन तुमको क्या निकालने बोला है, यहां पर क्वेश्चन तुमको एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालने बोला है। क्या इस सम में डिस्काउंट का बात हो रहा है क्या, नहीं नहीं, डिस्काउंट का बात तो क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं हुआ कि एक बार में 4000 खरीदेंगे डिस्काउंट देंगे, ऐसा कुछ बोला है क्या, नहीं, कहीं नहीं बोला है। मतलब क्या हुआ, चाहे हम 2400 यूनिट्स का बात करें या 4000 यूनिट्स का बात करें, परचेस कॉस्ट दोनों का सेम आना है। क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली चाहे आप एक बार में 4000 खरीदो या एक बार में 2400 खरीदो, साल भर में तो 48,000 ही खरीदना है। तो दोनों केस में परचेस कॉस्ट क्या आना है, सेम आना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालना ही है मेरे को, तो अगर हम परचेस कॉस्ट नहीं भी लेंगे तो चलेगा। अगर टोटल कॉस्ट निकालने बोलता तो हम परचेस कॉस्ट जरूर लेते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट में परचेस कॉस्ट भी एक एलिमेंट है। बट यहां पर क्वेश्चन एक्स्ट्रा कॉस्ट खाली निकालने बोला है। और हम जानते हैं ईओक्यू में क्या होता है, अगर डिस्काउंट नहीं है तब तो परचेस कॉस्ट इज इररिलेवेंट, क्योंकि चाहे कितना भी क्वांटिटी खरीद लो आप, आपका परचेस कॉस्ट हमेशा क्या आना है, सेम ही आना है। क्या ये बात मेरा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है आईसीए अपने सॉल्यूशंस में परचेस कॉस्ट भी दिखाता होगा, बट अगर नहीं दिखाएंगे तब भी तो सॉल्यूशन क्या आना है, सेम ही तो आना है। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसलिए अगर हम यहां पे परचेस कॉस्ट नहीं भी दिखाते हैं तो मेरा काम चल जाएगा। परफेक्ट, सब एग्री कर रहे हैं। तो हम परचेस कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, परचेस कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, उसको हम नहीं लिख रहे। करेक्ट है। हम किसको ले रहे हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है। अच्छा एक और क्वेश्चन मन में आता है बच्चा लोग का कि सर अगर मान लीजिए हम परचेस कॉस्ट भी ले लिए हैं तो क्या वो गलत हो जाएगा, आंसर तो सेम ही आना है। तो अगर आप कोई अगर स्टूडेंट ऐसा है जो सॉल्व की, एक दो लोग को ऑलरेडी मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना है वो निकाल के बता भी दिया आंसर, तो इसलिए उन लोगों को बोल रहा है अगर आपने दिखा दिया परचेस को, काटो मत उसको, आप दिखा सकते हैं परचेस कॉस्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए एनीवेज जो हम बात कर रहे थे, बताओ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था। वेरी गुड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। मेरा क्वेश्चन है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो क्वेश्चन में गिवन है 120, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, एनुअल डिमांड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, एनुअल डिमांड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू नहीं बोलना चाहिए बिकॉज 4000 इज नॉट ईओक्यू, ऑर्डर क्वांटिटी बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमको दो चीज पहले दिखाना है, सबसे पहले दिखाएंगे एनुअल डिमांड। सो पॉइंट नंबर ए यहां पर क्या आएगा, एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड कितना था, 48,000। नंबर बी ऑर्डर क्वांटिटी। आप चाहे ऑर्डर क्वांटिटी बोलो या ऑर्डर साइज बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो ऑर्डर क्वांटिटी केस में कितना लिख रहे हैं, 2400
और केस 2 में 4000। यहां से क्या निकलेगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए देखो ब्रैकेट में क्या लिख रहे हैं हम, ए डिवाइडेड बाई बी, सही है ना? तो यहाँ कितना आ रहा है? 20 आ रहा है और यहाँ पे 12 आ रहा है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, वो तो 120 करके। इससे क्या आएगा? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज सी इंटू डी, तो ये आएगा 2400 और ये 1440, सही है? अच्छा एक बात बताओ, एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? एनुअल कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। आपने सबको बोला रिवाइज करके आए है ना? बताओ एनुअल कैरिंग कॉस्ट। ओके, एक आंसर आ चुका है सर, एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। क्या आया फॉर्मूला? एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो मतलब पहला क्या चाहिए उनको? एवरेज इन्वेंट्री चाहिए। अब एक बात बताओ, क्या एवरेज इन्वेंट्री का कोई फॉर्मूला मैंने कल डिराइव करके दिखाया था क्या? क्या था? कल मैंने प्रूफ किया था एवरेज इन्वेंट्री का एक फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला? ऑर्डर क्वांटिटी बाई 2, ऑर्डर क्वांटिटी बाई 2, करेक्ट। मतलब क्या करना है? बी को डिवाइड करना है 2 से। ये हम लोग कल प्रूफ किए थे कि हाउ ऑर्डर क्वांटिटी बाई 2 इज एवरेज इन्वेंट्री। तो ऑर्डर क्वांटिटी 2400 है, डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1200, और 4000 बाई 2 कितना हो जाएगा? 2000। तो ये आ गया एवरेज इन्वेंट्री। इसके अलावा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो कितना? 2 रुपए करके, 2 रुपए करके है ना, निकाले ना पार्ट 1 में। तो यहां से क्या आएगा? एनुअल कैरिंग कॉस्ट, एनुअल कैरिंग कॉस्ट डी इंटू ई, तो ये कितना आ रहा है? 2400, और ये कितना आ रहा है? 4000। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट जोड़ेंगे। पता है ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट को ना हम लोग रेलेवेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेलेवेंट कॉस्ट। क्यों ऐसा नाम पड़ा? क्योंकि परचेस जब डिस्काउंट नहीं होता है तब परचेस कॉस्ट तो इरेलेवेंट है ना, इसलिए ऑर्डरिंग और कैरिंग मिलके क्या बन जाता है? रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है ना? तो कभी भी क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ ना कैलकुलेट रेलेवेंट कॉस्ट, मतलब समझ जाना ऑर्डरिंग और कैरिंग निकालना है। क्यों? क्योंकि परचेस कॉस्ट इरेलेवेंट होता अगर डिस्काउंट नहीं है तो। समझ आया? इसलिए मैं भी वही वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं? एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट, एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट। एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा? मतलब दैट इज सी प्लस एफ। तो यहां पर आ रहा है 4800 और यहां पर आ रहा है 5440, 5440। तो ये क्या आ गया? एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट। अब एक चीज तुमको यहां दिखाना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी कोई, ध्यान दीजिएगा सभी कोई। अच्छा ये केस 1 कौन सा वाला? ईओक्यू वाला केस है ना? तुम देखो ईओक्यू वाले केस में देखो, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट देखो दोनों सेम है। हाँ, नॉन ईओक्यू वाले में देखो दोनों क्या है? अलग अलग है। ऑर्डरिंग कॉस्ट अलग है, कैरिंग कॉस्ट अलग है। और पता है ईओक्यू में हमेशा ऑर्डरिंग और कैरिंग क्या होगा? सेम ही होगा। ऐसा क्यों होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा क्यों होता है। ये बनाना नहीं, आपको खाली समझने का बात है। एक्स एक्सिस में क्या है? ऑर्डर क्वांटिटी है, ऑर्डर क्वांटिटी है। और वाई एक्सिस में क्या है? रिलेवेंट कॉस्ट का बात कर, कॉस्ट का बात हो रहा है। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, लास्ट डे क्या बात हुआ था? अगर मेरा ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कम। मतलब ग्राफ वाइज अगर सोचो, मतलब एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड
as order quantity will increase, your number of orders will decrease, मतलब ordering cost will decrease. तो with increase in order quantity, your ordering cost will decrease. Yes or no? और अगर ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ते जाएगा तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? अगर ऑर्डर क्वांटिटी, अगर एक ऑर्डर में जो क्वांटिटी मंगा रहा है अगर वो बढ़ते जाएगा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? बढ़े। एक बार में अगर हम ज्यादा मंगाएंगे तो रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो ऑब्वियसली कैरिंग कॉस्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब कैरिंग कॉस्ट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्योंकि विद इंक्रीज इन ऑर्डर क्वांटिटी कैरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज। और पता है जिस पॉइंट पे ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या किया? इंटरसेक्ट, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग में ये जो ऑर्डर क्वांटिटी है इसी को ईओक्यू बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ईओक्यू बोलते हैं। इसीलिए देखो ईओक्यू में क्या हो रहा है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना। इसलिए गोल्डन रूल है, हमेशा ईओक्यू में क्या होगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा? सेम ही आएगा हमेशा। हम लोग हर सब में देखेंगे कि वो सेम आने वाला है। मतलब एक बार अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लिए ना, कैरिंग कॉस्ट हम आंख बंद करके वही फिगर लिख देंगे। किसमें? खाली ईओक्यू वाले में, दूसरे वाले में कंप्यूट करना है, ठीक है ना। सबको ये बात समझ में आया? चलिए, बट क्वेश्चन हमको क्या निकालने बोला था? एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो देयरफॉर एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना हो जाएगा? 5440 माइनस 4800 कितना आएगा? 640। सो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया 640। सबको एग्री कर रहे हैं क्या? ये एक्स्ट्रा कॉस्ट का कंप्यूटेशन में सब एग्री कर रहे हैं पक्का? चले आगे। अच्छा, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कंपनी हैज टू इंकर? व्हाट डू यू थिंक? कम से कम कैरिंग कॉस्ट कंपनी का कहां होना चाहिए? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। कैरिंग कॉस्ट का बात हो रहा है, ऑर्डर से क्या मतलब है? कैरिंग कॉस्ट, रखने का खर्चा का बात हो रहा है। कम से कम मेरा कैरिंग कॉस्ट कहां पर होगा? ऑर्डर क्वांटिटी कम हो, ठीक है। मतलब क्या हुआ? कहां पर? अरे हम लोग ईओक्यू में हम लोग क्या जानते हैं? एट ईओक्यू द कॉस्ट इज मिनिमम। कॉस्ट सबसे कम कहां पर होता है? ईओक्यू में होता है। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट भी किस में होगा? ईओक्यू में होगा। अब हमको याद है लास्ट बैच में एक बच्चा क्या बोला मेरे को, सुनना। लास्ट बैच में एक बच्चा क्या बोला? नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। लास्ट बैच का बात है, कभी आज तक इतने बैच पढ़ा दिए, कभी भी ये कोई ऐसा कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया। हम लोग क्यों गलत? बोला सर मिनिमम कैरिंग कॉस्ट 0 होगा, क्योंकि अगर एक भी ऑर्डर एक भी क्वांटिटी नहीं मंगाएंगे यहां तो फिर भी वो कैरिंग कॉस्ट लग रहा है, नहीं मंगाएंगे तो कैरिंग कॉस्ट ही नहीं लगेगा। आप बात समझ पा रहे हैं? क्या वो गलत बोल रहा है? नहीं। बट फिर हम उसको एक्सप्लेनेशन यही दिए कि भाई देखो ये तो बेतुकोला बात कर रहा है। सामान जब पूछ रहा है कम से कम कैरिंग कॉस्ट कितना लगेगा, तो वही जानना चाह रहा ना कि कुछ तो हम मंगाएंगे। आप जितना जितना ऑप्शंस है उसमें से कम कितना, तो वो तो अपने को पता ही है कि हाँ ईओक्यू में ही सबसे कम होगा। क्योंकि तुम बेसिक, अगर तुमको ऑप्शन दिया जाए मंगाने का, तुम क्या चाहेगा? हम उतना क्वांटिटी मंगाए कि मेरा कॉस्ट कम से कम लगे, राइट। और तुमको पता है कि कम से कम कहां लगना है, तुम्हारा टोटल कॉस्ट कम से कम कहां लग 2400 में लगना है, तो तुमको कम से कम कैरिंग कॉस्ट कितना इंकर करना पड़ेगा? जितना ईओक्यू वाला है। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए आंसर हमको ईओक्यू वाला लेवल का देना है। अल्दो वो स्टूडेंट गलत नहीं बोल रहा है, बोला सर आप तो यही पूछे ना मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितना कंपनी को इंकर करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन के रेफरेंस में देखो, आज तुमको अगर ऑप्शन है 2400 और 4000, तुम कौन सा मंगाएगा? 2400 वाला मंगाए, क्योंकि उसमें कॉस्ट कम आएगा, सबको पता है। और 2400 में कैरिंग कॉस्ट कितना है? 2400 रुपया ही है। 2400 में है 2400, इसका कैरिंग कॉस्ट भी कितना है? 2400 ही तो, यही तो टेबल में बनाया है ना उन लोगों को भी, तो यही होगा। ठीक है, तो लिखो द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट which the company has to incur
the minimum carrying cost which the company has to incur will be always at EOQ, will be always at EOQ, and that is rupees 2400, and that is क्या लिखे rupees 2400. अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, वो आप लोग सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन क्या लिखो पॉइंट नंबर 4 में, ऑल्सो बुक में भी ऐड कर सकते हैं. ऑल्सो फाइंड आउट the number of orders per annum, also find out the number of orders per annum, and also compute frequency of ordering to be followed by company. To be followed by company. अभी इसके बाद हम एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे. हाँ, पहले ये क्वेश्चन का जवाब दो. अभी इसके बाद हमको एक और क्वेश्चन ऐड करना है. क्या ये दोनों चीज कल कैलकुलेशन करना सिखाए थे कि नहीं? सिखाए थे ना. चलिए. अच्छा, ऑब्वियसली, अच्छा ये जो क्वेश्चन हम पूछे ना वो एट ईओक्यू का बात कर रहे हैं हम. ठीक है, मतलब एक्चुअल में एक चीज सुन लो. एक्चुअल में क्या हुआ, जब ये क्वेश्चन आया था तो जहां लिखा हुआ था ना कैलकुलेट ईओक्यू, उसी में ये वाला पॉइंट क्वेश्चन में लिखा हुआ था. बोला कंप्यूट ईओक्यू फुल स्टॉप, ऑल्सो फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स. तो मतलब क्या हुआ, पॉइंट 1 के रेस्पेक्ट में बात हो रहा है, मतलब ईओक्यू एट ईओक्यू का बात हो रहा है. ठीक है ना, मतलब ये जो क्वेश्चन था ना वो ईओक्यू जहां पूछा था उसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन में था. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. तो एट ईओक्यू पूछ रहा है, इसका मतलब Order 20 or frequency 80 meters. मतलब एक बात तो यहां पर है कि नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया. आप लोग 360 डेज अज्यूम करके किए. ऑल्दो एक मिनट, इस क्वेश्चन के लिए 18 डेज गलत नहीं है, बट ध्यान रखना क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ डेज नहीं दिया रहेगा 365 लेंगे, नॉट 360. इस क्वेश्चन के लिए मैं करेक्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पार्ट 4 जो क्वेश्चन होने वाला है इसका, मतलब ये तो एक्चुअल में पार्ट 4 नहीं था ना, ये तो पार्ट 1 का ही पार्ट था. तो पार्ट 4 जो क्वेश्चन हम बोलने वाले हैं उसमें ब्रैकेट में ये बात लिखा हो, तुमको दिखेगा भी, अज्यूम देयर आर 360 डेज इन अ ईयर. तो एग्जाम का जो क्वेश्चन था उसमें 360 डेज के हिसाब से ही हुआ था. क्यों? क्योंकि पार्ट 4 में अज्यूम बोल दिया था 360 डेज इन अ ईयर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को पार्ट 1 का ही पार्ट मान सकते हैं. ठीक है ना, इसको पार्ट 4 मत मानिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो बाद में. इसको पार्ट 1 का ही कंटिन्यूएशन मानिए, एंड पार्ट 4 विल समथिंग एल्स. तो ऑब्वियस सा बात है, सबसे पहले हमको नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालना है. तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम का फॉर्मूला क्या था? एनुअल डिमांड बाय ऑर्डर क्वांटिटी. एनुअल डिमांड 48,000 है और ईओक्यू कितना था? 2400. तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना हो गए? 20 ऑर्डर्स. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डरिंग को आपने एक और नाम दिया था लास्ट डे, टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स. याद है ये वर्ड? और टाइम लैग बिटवीन टू ऑर्डर्स क्या होता है? नंबर ऑफ डेज इन ईयर, जो कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या मानने वाले हैं? 360 डेज, क्योंकि पार्ट 4 जो क्वेश्चन होगा उसमें लिखा हुआ रहेगा 360 बाय व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. सो 360 by 20 दैट कम्स टू 18 डेज. सो हर 18 दिन में क्या करना है आपको? ऑर्डर प्लेस करना है. ठीक है ना? आ जाए पार्ट 4 में. अब
क्वेश्चन का पार्ट 4 क्या है? लिखो। डिटरमाइन when the next order should be placed. क्या डिटरमाइन करना है? नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना है, ब्रैकेट में लिखो। अच्छा, क्या इसके बारे में डिस्कशन किए थे कि नहीं किए थे लास्ट डे? ब्रैकेट में लिखो, अज्यूम दैट द कंपनी does not maintain a safety stock company does not maintain a safety stock and the present inventory level be 960 units with a year of 360 working days. Full stop. The lead time for supply of material is 2 days. एक बार लाइन समझा दें। क्वेश्चन क्या लिखा है? डिटरमाइन द व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर शुड प्लेस। कैसे कंप्यूट करते हैं वो हम नहीं बता रहे बिकॉज आपको करना है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? अज्यूम दैट द कंपनी डज नॉट मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक। सर ये पहली बार वर्ड सुने, सेफ्टी स्टॉक। सर ये सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? व्हाट इज द सेफ्टी स्टॉक? अंडरस्टैंड जैसे हम लोग कभी बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कैश, सारा कैश हम लोग एक जगह रखते हैं, या पापा लोग का कुछ इनर पॉकेट्स भी होता है, वहां भी रखते हैं, वहां भी रखते हैं। क्यों? सेफ्टी के लिए, कि कभी कुछ हो गया, कोई कुछ कर दिया तो कम से कम वो पैसा मेरा सेफ रहेगा। वो उसको कोई चोरी करने वाला होगा तो वो उस पैसे को टच नहीं कर पाएगा और हम अपना जहां भी जा रहे हैं अपना काम चला लेंगे। हम लोग बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं, सारा पैसा एक जगह में रखते हैं? नहीं, कुछ पैसा बैग में रखे, कुछ पर्स में रखे, ऐसे कर ताकि सेफ रहने के लिए। तो वही हो गया सेफ्टी स्टॉक। मतलब कंपनी को पता है, हो सकता है नॉर्मली लीड टाइम, अच्छा लीड टाइम को ध्यान होगा, ऑर्डर करना समय आने में क्या लिखा हो? लीड टाइम क्या लिखा हो? 2 डेज। मतलब हम जो ऑर्डर करते हैं सामान आता है वो 2 दिन में आ जाता है, बट हो सकता है ना कभी कभार ज्यादा समय भी लग जाता होगा। ये तो ऑन एन एवरेज हो गया ना। तो समय अगर बाई चांस ज्यादा लग जाए तो कुछ हम स्टॉक छुपा के रखते हैं अपने पास, सो दैट अगर समय ज्यादा लग रहा है तो हम उस सेफ्टी में जो स्टॉक रखा हुआ है हम उसको यूज कर पाएंगे प्रोडक्शन में। आर यू गेटिंग? तो क्वेश्चन में नहीं बोल, क्वेश्चन क्लियर कर दिया। हम कोई सेफ्टी में कोई स्टॉक रख के नहीं रखते हैं, कोई सेफ्टी में कोई स्टॉक रखते नहीं है। और प्रेजेंटली मेरे पास इन्वेंट्री कितना है? 960 यूनिट्स है और 2 दिन समय लगता है। तो ये बताइए हमको ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए? कंप्यूट करेंगे आप लोग। बाकी लोग करने तो मुस्कान फिर बताते हैं। और तब तक हम भी कंप्यूट कर ले। कितना एनुअल डिमांड कितना था? करेक्ट, मुस्कान का करेक्ट है, सागर का भी करेक्ट है।
दूसरी मुस्कान है, 3 मुस्कान है हम लोग। एक मुस्कान होगी कैलकाटा की, एक मुस्कान है अमृतसर की, एक मुस्कान है लुधियाना की। अच्छा पहले तो हमको ये बताओ, सुनो, व्हेन टू ऑर्डर का क्या मैंने कल कोई फॉर्मूला बताया था? क्या बताया था फॉर्मूला? वो कॉपी में लिखवाया नहीं था, वो नोट्स में था, तो कॉपी में मिलने वाला नहीं है। नहीं, क्या क्या पूछेगा? हम बोले कि व्हेन टू ऑर्डर निकालने का क्या कोई फॉर्मूला था? मतलब कब ऑर्डर करे? सिंपल है, तुम्हारे पास जितना स्टॉक है वो देखो वो कितने दिन तक चल सकता है, और उसमें से क्या माइनस करेंगे? समय आने में समय गुड्स आने में जितना समय लगता है उसको माइनस करेंगे, तब जाके क्या आएगा, कब हमको ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। क्या बोले हम? जितना स्टॉक है वो कितने दिन तक चल सकता है, इसलिए फॉर्मूला में लिखा हुआ था प्रेजेंट स्टॉक, ब्रैकेट में क्या लिखा था, इन डेज। जो प्रेजेंट स्टॉक है उसको डेज में निकालो, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, लीड टाइम वाला डेज को माइनस करेंगे। एकदम लास्ट में लिखा हुआ था, पेज नंबर 5 में शायद। ठीक है, तो प्रेजेंटली स्टॉक कितना है मेरे पास, 960 यूनिट्स। अब हमको ये देखना पड़ेगा ये कितने दिन का है। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसे निकालेंगे ये कितने दिन का है? या वैसे मत बोलो, तुम 48,000 ही बोल दो ना, कि 48,000 तुम कंज्यूम करने वाला साल भर में, मतलब 360 दिन में। 360 दिन में कितना कंज्यूम करने वाला है? 48,000। मतलब 360 दिन में यूनिटरी मेथड अप्लाई करो ना। तुम पार्ट 4 का बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज टू ऑर्डर क्या होगा, प्रेजेंट इन्वेंट्री इन डेज माइनस लीड टाइम। हमको डेज में निकालना है। 360 दिन में मतलब 48,000 यूनिट्स को कंज्यूम करने के लिए कितना दिन चाहिए? 360 दिन चाहिए। और प्रेजेंट इन्वेंट्री जो है मेरा कितना है, 960। उसके लिए कितना लगेगा, तो क्या होगा, 360 बाई 48,000 इंटू 960। तो प्रेजेंट इन्वेंट्री का डेज क्या होगा, 360 बाई 48,000 इंटू 960, और माइनस लीड टाइम कितना है, 2 डेज है। सो 360 बाई 48,000, तो ये आ रहा है 7.2 माइनस 2 हो जाएगा, 7.2 डेज माइनस 2 डेज। तो ऑर्डर प्लेस कब करना चाहिए, 5.2 डेज के बाद ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। क्या ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया? सिंपल यूनिटरी मेथड है कि 48,000 यूनिट्स के लिए मेरे पास कितना दिन है, 360 दिन है। मतलब 360 दिन में 48,000 कंज्यूम होगा, तो 960 के लिए कितना दिन लगेगा, 360 बाई 48,000 इंटू 960। पक्का क्लियर है क्या? बाकी लोग अगर डाउट है पूछो, अगर 100% क्लैरिटी नहीं है कि ना आस्क। क्लियर डाउट है? डाउट नहीं?
चले आगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने दो पार्ट जो ऐड किया, वो ऐड करने से क्या हुआ, जितना भी पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, वो सारा कुछ यहाँ कवर हो चुका है इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, एक सब मैं आप लोग को होमवर्क भी देने वाला हूं, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है ना, होमवर्क देने का मतलब नहीं, हम लोग का होता है ना सर, होमवर्क दे रहे मतलब क्लास ओवर हो रहा है। होमवर्क मैं आप लोग को दे रहा हूं पेज नंबर 2.43, नहीं 2.42, पेज 2.42, क्वेश्चन नंबर 10, पेज 2.42 क्वेश्चन नंबर 10, ये आप लोग का होमवर्क है। ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व्ड है, बट खुद से करेंगे, उसके बाद ही क्रॉस चेक करेंगे, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे सब्जेक्ट को। अच्छा, खाली यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये लिखा हुआ अज्यूमिंग दैट द कंपनी डज मेंटेन ए सेफ्टी स्टॉक, लिखा हुआ है डज नॉट होगा, डज नॉट मेंटेन ए सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दिया हूं। अब हम लोग आते हैं, अभी कौन सा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 किए ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 किए थे ना अभी। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 2.18। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट। तो कंपनी जो एक स्पेशल, पेज नंबर 2.18, क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट अल्फा। तो मेरा क्वेश्चन है अल्फा यहाँ पर फिनिश गुड्स है कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, बिकॉज बोल रहा है मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट, बनाने के लिए कंपोनेंट चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल चाहिए, जिसका नाम क्या अल्फा है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड फॉर द ईयर 20x1, एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा बोल रहा है 8000 यूनिट्स। तो क्या इसको ए मानेंगे या नहीं मानेंगे, मानेंगे, क्योंकि यहाँ अल्फा क्या है, रॉ मटेरियल है, और उसका एनुअल डिमांड है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना है, 200 पर ऑर्डर, तो ये हो गया। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा, ये जो परचेस प्राइस है, कॉस्ट बोल रहा है ना, और कैरिंग कॉस्ट दिया परसेंटेज में दिया हुआ, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो सी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अभी ये दो लाइन छोड़ दो एक बार, तो देखो यहाँ क्या लिखा, कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो ए ओ सी तीनों पता ही है, ईओ क्यू निकल जाएगा। अच्छा, तो एक बार रफ में कैलकुलेशन करें ईओ क्यू का, तो क्या होगा, 2 इंटू ए कितना है 8000, ओ कितना है 200, बाई सी कितना है 80, इसका रूट करके बताओ तो कितना आ रहा है, 200 बोल रहे हैं, तो 200 यूनिट्स, मतलब मेरा सबसे इकोनॉमिकल कहाँ पड़ने वाला है, अगर हम एक बार में कितना मंगाते हैं, 200 यूनिट्स अगर खरीदते हैं, तो मेरे लिए इकोनॉमिकल होने वाला है। अभी दो लाइन जो छोड़े हैं उसको पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेज ऑफ अल्फा। ओके, तो हमको डिस्काउंट मिलने वाला है। अच्छा, सुने ना, दो तरह का डिस्काउंट होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। तो क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कैश या ट्रेड, क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, कैश या ट्रेड, ट्रेड डिस्काउंट। बहुत खराब बात है, सी एंटर में आ गए आप लोगों को ट्रेड और कैश में नहीं डिफरेंस पता है। कैश डिस्काउंट क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है, कैश डिस्काउंट मिलता है अर्ली पेमेंट करने के लिए, जल्दी पैसा आ जाए उसके लिए कैश डिस्काउंट देते हैं। बल्क में सेल, एक चीज तुम सोचो, जब शॉपर स्टॉप में
ये मॉल्स में 40% ऑफ रहता है, 40% ऑफ रहता है, तो लोग भर के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। तो वो क्या हो गया, क्वांटिटी डिस्काउंट, कि लोग ज्यादा खरीदे, हम चाहते हैं मेरे ज्यादा सेल हो, इसके लिए डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। दिस इज नॉट कैश डिस्काउंट। एक चीज बताओ तो, ये क्यों कैश डिस्काउंट नहीं, तुमको अभी समझ में आ जाएगा। क्या ऑप्शन है, मॉल से सामान खरीद के लेके आ जाएगा, बोल देगा 5 दिन बाद पेमेंट करेंगे हम, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है ना, तो ये कैश डिस्काउंट कैसे हो सकता है? तो हमेशा क्वांटिटी में अगर आपको डिस्काउंट मिलता है, वो कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। और ऐसे भी परचेस कॉस्ट से कैश डिस्काउंट कभी माइनस नहीं होता है, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होता है। क्योंकि आप जो अकाउंट्स में बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, जो पीएल में दिखाते हैं, वही तो कैश डिस्काउंट है। याद करो अकाउंट्स बेसिक्स, आप ट्रेड डिस्काउंट को ही तो परचेस प्राइस से माइनस करते हो, ठीक है ना? तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। तो 4% का क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम। अच्छा, मतलब ये जो कंपनी जिससे मैं खरीद रहा, सप्लायर, सप्लायर बोलता अगर, क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट्स एट अ टाइम, क्योंकि हम तो एक बार में कितना मंगा रहे हैं, 200 ही मंगा रहे हैं। तो जो मैं सप्लायर वो क्या बोलता है कि अगर आप एक बार में कितना मंगाएंगे, 4000 मंगाएंगे, तो आपको हम 4% का क्या देने वाले हैं, डिस्काउंट देने वाले हैं। कब कब मिलेगा डिस्काउंट? अगर हम 4000 मंगाएंगे तो, मतलब अगर एक बार में 200 मंगाएंगे तो मेरा परचेस प्राइस कितना पड़ेगा, 400 करके ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक बार में कितना मंगाएंगे, 4000 मंगाएंगे, तो मेरा परचेस प्राइस कितना पड़ने वाला है, 400 माइनस 4%। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? 400 में से 4% का डिस्काउंट मिलेगा ना, मतलब कितने में खरीदेंगे हम, 384 में, 384 में। अब तुमको क्या लगता है, परचेस कॉस्ट यहां पर रेलेवेंट है कि इरेलेवेंट है? रेलेवेंट है, क्योंकि 200 यूनिट्स के केस में मेरा परचेस प्राइस होने वाला है 400 करके, और 4000 वाले केस में मेरा परचेस कॉस्ट कितना होने वाला है, 384 करके। तो दोनों केस में ऑब्वियसली एनुअल परचेस कॉस्ट अलग अलग आएगा। बोलो हाँ कि नहीं? तो क्वेश्चन बोला एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड। बोला एडवाइस करो कि जो क्वांटिटी डिस्काउंट का हमको जो ऑफर मिला है, हमको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होगा कि जो ऑफर दिया गया मेरे को डिस्काउंट का, इसको एक्सेप्ट करे या फिर नहीं करे? क्योंकि हम तो अभी तक ऑर्डर किसके हिसाब से कर रहे थे, ईओक्यू के हिसाब से। तो ये डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, डिसाइड कैसे होगा? ओके, वेरी गुड। तो ये क्या बोल रही है कि 200 के केस में क्या करेंगे, हम एनुअल कॉस्ट निकाल लेते हैं, और 4000 के केस में भी एनुअल कॉस्ट निकाल लेते हैं। हमको तो ये पता है कि ईओक्यू में कॉस्ट क्या होता है, सबसे कम होता है। तो 200 में जितना कॉस्ट आ रहा है, अगर 4000 में उससे भी कम कॉस्ट हो जाए, तब तो हम बोलेंगे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। और उससे अगर ज्यादा कॉस्ट आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट मत करो। कुछ समझ में आया? तो अगेन यहां पर क्या करना है, दोनों केस का टोटल कॉस्ट निकालना है। परफेक्ट एवरीवन, 100%। चले आगे, सम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 है ना? पेज नंबर एनीवन? 2.18। सबसे पहले क्वेश्चन क्या निकालने बोला है, ईओक्यू। ईओक्यू का बात करें तो रूट ओवर ऑफ 2 इंटू ए ओ अपॉन सी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ए डायरेक्टली गिवन था 8000 यूनिट्स, ओ कितना है 200, और सी कितना है 20% है किसका, 400 का, दैट इज 80। तो ईओक्यू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 8000 इंटू 200/80। और ये तुमने निकाला था ना, 200 यूनिट्स आया था। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट में आज मेरे को बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉस्ट निकालने के टेबल के थ्रू, केस 1 केस 2। सो पार्ट 2, पर्टिकुलर्स, केस 1 एंड
केस 2। यहां पर तुमको एनुअल परचेज कॉस्ट भी लेना है, राइट? तो एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे आता है? एनुअल डिमांड को परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करके। एनुअल डिमांड कितना है? 8000। परचेज प्राइस ना, केस 1 मतलब ईओक्यू वाला हो गया, केस 2 मतलब एक बार में 4000 वाला केस हो गया। तो केस 1 का परचेज प्राइस कितना करके? 400। और केस 2 का 400 माइनस 4%, 384 करके पड़ रहा है ना। इससे क्या आएगा? एनुअल परचेज कॉस्ट दैट इज ए इंटू बी, आई थिंक 32 लाख क्या, और इसमें 30,72,000। ऑब्वियसली अब तो परचेज कॉस्ट क्या है? रिलेवेंट है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, इसके बाद हमको एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आता है? बोलो बोलो फटाफट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट लास्ट समय कर चुके, अब तो ये बोलना चाहिए आपको। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं? सर एनुअल डिमांड को डिवाइड करना होता है ऑर्डर क्वांटिटी से। तो एक काम करेंगे, ऑर्डर क्वांटिटी लिखेंगे पहले पॉइंट नंबर डी में। केस 1 में ईओक्यू वाला आएगा दैट इज 200, और केस 2 में ऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 4000 ना। एक बार में 4000 का लिमिट वो दिया था ऑफर। तो यहां से क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ए डिवाइडेड बाई डी। पहला कितना आ रहा है? 40, और दूसरा 2। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 200 रुपये करके। सो नंबर जी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज ई इंटू एफ, 8000, और इसमें 400। अब क्या निकालेंगे? एनुअल कैरिंग कॉस्ट। उसका फॉर्मूला एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सबसे पहले क्या चाहिए हमको? एवरेज इन्वेंट्री। फॉर्मूला क्या है इसका? OQ divided. ऑर्डर क्वांटिटी बाई 2, मतलब डी डिवाइडेड बाई 2। तो 200 बाई 2 कितना होगा? 100 होगा। और 4000 डिवाइड 2 कितना होगा? 2000 होगा। नंबर आई, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना होगा? कैरिंग कॉस्ट 80 रुपीज, और आंसर हो जाएगा गलत। क्योंकि बात को समझो, यहां पर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ है, और दोनों केस का परचेस प्राइस ही अलग अलग है, तो दोनों केस का कैरिंग कॉस्ट भी अलग अलग होगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट सम में क्या था? परचेस प्राइस अलग नहीं था, इसलिए दोनों में क्या था? कैरिंग कॉस्ट वही लिख दी जो पहले निकाला हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परचेस प्राइस अगर चेंज हो रहा है और कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया हुआ है। हाँ, अगर यहां पर कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली अमाउंट दिया रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, तो हम परचेस प्राइस क्यों देखेंगे। बट अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया रहा है और परचेस प्राइस में डिफरेंस है, तो यहाँ पे ध्यान देने का बात है कि कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे दोनों का अलग अलग होना है। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे निकालेंगे? 20% है किसका? परचेस प्राइस का, मतलब बी का। बी में ना परचेस प्राइस, तो 400 का 20% कितना होगा? 80 होगा। और 384 का 20% 76.8। अब यहां से आएगा एनुअल कैरिंग कॉस्ट विच इज एच इंटू आई। देखो 100 इंटू 80 कितना आ रहा है? 8000। और ऐसे भी आप पहले बता चुके हैं, ईओक्यू में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा सेम होता है। देखो दोनों 8000 आया है, वापस मैच कर गया, मतलब हम लोग सब करेक्ट किए। और यहां पर कितना होगा? 2000 इंटू 76.8, 1,53,600। तो सारा कॉस्ट ले लिए, तो एनुअल कॉस्ट दैट इज सी प्लस जी प्लस जे। सी प्लस जी प्लस जे कितना आ रहा है? 32,16,000। और सेकेंड केस का
30,72,000 प्लस 400 प्लस 1,53,000, हाँ 32,26,000. 32,26,000. चेक कर लो. ठीक है ना. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ऑफर में क्या मेरा कॉस्ट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है? ज्यादा हो गया ना 10,000 रुपया. इसका मतलब ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे. तो लिखेंगे लास्ट लाइन, कंक्लूजन. लिखो since total cost in case of quantity discount offer, since total cost in case of since total cost in case of total since total cost in case of quant language क्या है क्वेश्चन में? लैंग्वेज क्या? क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर. सो सिंस टोटल कॉस्ट एट क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर, since total cost in case of quantity discount offer is more than at EOQ, since total cost in case of quantity discount offer is more than at EOQ, is more than at EOQ, since total cost in case of quantity discount offer is more than at EOQ, so quantity discount offer should not be accepted. So quantity discount offer cannot be accepted. So quantity discount offer cannot be accepted. So quantity discount offer cannot be accepted. हम
ओके, एक बार कंफर्म करिएगा सभी कोई, इज इट ऑडिबल नाउ? परफेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला अभी कि एक क्वेश्चन हम इसमें ऐड करने वाले हैं, अभी इसमें क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं, सभी कोई ध्यान दीजिएगा। लिखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है जो भी ऐड करे, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, लिखो लिखो, फाइंड आउट द लेवल ऑफ डिस्काउंट, find out the level of discount at which company would be indifferent between purchase of 4,000 and EOQ units. Find out the level of discount at which company would be indifferent between purchase of 4,000 and EOQ units. मतलब समझ आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन बोलना चाह रहा है डिस्काउंट ऐसा कितना हो कि ताकि हम EOQ चाहे हम EOQ वाला यूनिट ऑर्डर करें या 4,000 वाले ऑर्डर करें, इनडिफरेंट रहे। इनडिफरेंट का मतलब क्या, कॉस्ट सेम रहना चाहिए। इनडिफरेंट कब होंगे हम, जब दोनों केस में क्या आए, कॉस्ट सेम आए। मतलब ऐसे 4,000 वाले केस में ऐसा कितना डिस्काउंट हो जाए कि मेरे टोटल कॉस्ट क्या आए, उतना ही आए जितना ईओक्यू का है। ईओक्यू वाले लेवल पे मेरा कॉस्ट कितना है, 32,16,000। तो ऐसा मेरा कितना डिस्काउंट हो कि 4,000 वाले केस का भी 32,16,000 ही टोटल कॉस्ट हो, तो कितना डिस्काउंट दिया जाए। लेवल ऑफ डिस्काउंट मतलब परसेंटेज बता देंगे लास्ट में हम लोग, कितना परसेंट डिस्काउंट अगर मिलेगा तो मेरा कॉस्ट इंडिफरेंट हम हो जाएंगे। दिमाग लगा खुद से कैसे करेंगे, ट्राई करिए।
ओके, तो एक आंसर आया भी है मेरे पास, तो लेट्स स्टार्ट। ट्राई करना स्टार्ट करें। एक बात समझो, सभी कोई ध्यान दीजिएगा। टोटल कॉस्ट मेरा, हमको क्या चाहिए, हम इनडिफरेंट रहे। तो पहला बात तो ये हो गया, ये पार्ट 3 हो रहा है क्या? पहला बात तो ये हो गया कि वी वुड बी indifferent if total cost at 4,000 units will be equal to how much? 32,16,000। अच्छा, 32,16,000 होने के लिए मेरा क्या चीज अलग होना पड़ेगा? परचेज प्राइस अलग होना पड़ेगा खाली। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट परचेज प्राइस एट 4,000 यूनिट्स बी एक्स। ठीक है, तो एनुअल परचेज कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू कितना चाहिए? 32,16,000 चाहिए। अच्छा, एनुअल परचेज कॉस्ट कैसे आएगा? एनुअल डिमांड इनटू परचेज प्राइस। एनुअल डिमांड कितना था? 8,000, और परचेज प्राइस तो अपने एक्स माना है ना, 8,000 इंटू एक्स। अच्छा, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, अब एक बार में अगर 4,000 ही मंगा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो वही होगा ना जो पहले था। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना निकाला हुआ था? 2 ना। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है? 200। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगा? एवरेज इन्वेंट्री इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। नाउ एवरेज इन्वेंट्री इज ऑर्डर क्वांटिटी बाय 2। नाउ ऑर्डर क्वांटिटी कितना था? 4,000। तो 4,000 बाई 2, इससे क्या आया? एवरेज इन्वेंट्री इनटू क्या करना है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। वो कितना है? तो कोई अगर बोलेगा जो दिया वो लिख लेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों समझो? क्योंकि परचेज प्राइस ही हमने एक्स लिए और कैरिंग कॉस्ट क्या है? 20% है ना। 20% ऑफ एक्स, 20% ऑफ एक्स। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया? एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 32,16,000। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया है कि नहीं आया है? तो यहां से क्या होगा? 8,000 एक्स प्लस 400 प्लस 4,000 बाई 2 कितना होता है? 2,000 इंटू 20% मतलब 0.2x हो गया, इक्वल टू 32,16,000। तो 8,000 एक्स प्लस 400 प्लस ये कितना आ रहा है? 2,000 इंटू 0.2, 400 आएगा एक्स, इक्वल टू 32,16,000। 8,400 एक्स इक्वल टू 32,16,000 माइनस 400। तो एक्स इक्वल टू ये कितना आ रहा है? 32,15,600 बाई 8,400। तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ, 3 382.81 एग्जैक्ट बोलो। 0.81 8095 है तो 81 लिख सकते हैं। नहीं, राउंड ऑफ मत करो। 8095 8095। समझ में आया कि नहीं आया कैलकुलेशन? मतलब अगर मेरा परचेस प्राइस कितना होगा? 382.8095 होगा, तभी क्या होगा? कॉस्ट, तभी कॉस्ट मेरा सेम आएगा, मतलब 32,16,000 आएगा। 32,15,600 बाई 8,400। हाँ ठीक है, समझ में आया? लेकिन हम लोग जो किए थे अभी कैलकुलेशन, मतलब अभी जो किए थे हम लोग सेकेंड पार्ट में, उसमें कितना आया था परचेस प्राइस? 384 था शायद, इसलिए कॉस्ट ज्यादा आ गया। क्योंकि अगर 382.8095 से कम होता तभी क्वांटिटी ऑफर एक्सेप्ट होना है। तो डिस्काउंट का बात आ रहा है। ऐसे नॉर्मली परचेस प्राइस कितना है?
नॉर्मली परचेस प्राइस कितना है, 400 है ना, और होना कितना चाहिए, 382.809995। इससे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा, 400 माइनस 382.8095, that comes to 17.1905. तो therefore परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कैसे आएगा, 17.1905 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, दैट कम्स टू 4.297, राउंड ऑफ करके 4.3 लिख देंगे, तो 4.3%। 4.3%। क्या ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आया क्या? क्या ये कैलकुलेशन सभी को समझ में आया क्या? किसी का आंसर शायद 4.3 था भी, यस, मुस्कान का था 4.3। ये कैलकुलेशन समझ में आया सभी को, पक्का ना? ठीक है, देख लो, लास्ट लाइन खाली लिख सकते हैं हम लोग इसमें, देयरफॉर लेवल ऑफ डिस्काउंट रिक्वायर्ड इज 4.3%। हमेशा कंक्लूजन लिखना चाहिए, देयरफॉर लेवल ऑफ डिस्काउंट रिक्वायर्ड इज, therefore level of discount required is 4.3%, therefore level of discount required is 4.3%। ठीक है, किसी को इस क्वेश्चन में कोई तरह डाउट है? इज एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? कंफर्म करेंगे, सभी को क्लियर है ना? Everyone reply in the chat also. Is everyone clear about this particular question? देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अभी जो ये क्वेश्चन आपके सामने खुला है ना, ये पीएम का क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज 2.37। हम इस क्वेश्चन को भी करवा नहीं रहे, बट डिस्कस कर रहे हैं, ऑल्दो मैंने ये सेम एग्जांपल एमसीक्यू के तौर पे मैंने ये क्वेश्चन मेरे पीडीएफ पे मैंने डाला था, इन माय पीडीएफ आल्सो आई गेव द सेम क्वेश्चन टू यू इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जहां पर सिर्फ मैंने कल डिस्कस भी किया था हम लोग कि क्यों निकालना था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। जैसे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑल्दो मतलब क्वेश्चन में क्या दिया, उससे पहले पार्ट 1 2 3 वाले पढ़ते हैं, क्या 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 निकालने बोला है। बोला कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कोई बात ही नहीं है। एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड, इसका मतलब यहाँ क्या निकालना है, हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर शुड बी, नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स निकालना है। और थर्ड पार्ट क्या है, if the company proposes to rationalize placement of orders on quarterly basis, अच्छा इस लाइन का मतलब क्या है, if the company proposes to rationalize placement of orders on quarterly basis, what is the meaning of this line? Number of orders in a year is 4, क्योंकि बोल रहा है
कंपनी क्या प्रपोज कर रहा है, रैशनलाइज करना चाह रहा है। क्या रैशनलाइज करना चाह रहा है, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन क्वार्टरली बेसिस, कि हर क्वार्टर में ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो अगर हर क्वार्टर में ऑर्डर प्लेस करेंगे तो एक साल में ऑर्डर कितने बार करेंगे, 4 बार ही करेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मेरे को उससे मांगना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ईओक्यू के साथ क्वांटिटी कुछ और होगा, और अगर ऑर्डर 4 बार करेंगे तो उसके कारण कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो बोला बताओ कितना डिस्काउंट हम लोग को नेगोशिएट करना चाहिए। सर डिस्काउंट उतना ही नेगोशिएट करना चाहिए कि मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ जाए, जितना मेरे ईओक्यू में टोटल कॉस्ट उतना ही कॉस्ट हो कम से कम। तो कम से कम डिस्काउंट उतना हम लोग को नेगोशिएट करना चाहिए। तो ये जो हमने डिस्काउंट का भी कैलकुलेशन किए वैसे ही कैलकुलेशन करना होगा, इनडिफरेंट वाला जो अभी हम लोग कैलकुलेशन किए पिछले क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, तो ये हमको याद दिला देना कि हम लोग पीएम का क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करना है। कब, कल की क्लास में, और फिर हम लोग अपने डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे इन टुमारोज क्लास, राइट। सो आज के लिए हम लोग यहीं तक रोकते हैं। आई होप किसी को भी आज की क्लास में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आया होगा, प्रोवाइडेड आपने लास्ट 2 क्लास किया है। ये कंडीशन ये कंडीशन तो जरूर है, ठीक है। तो मेक श्योर जिनका भी क्लासेस मिस्ड है कंप्लीट कर लीजिए, है ना, सो दैट कल के क्लास में एकदम आप को कोई भी तरह से दिक्कत नहीं आए, जैसे बाकी लोग को नहीं आया एकदम भी, ठीक है। चलो, तो दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अपने कल, और फिर कल अपने बाकी बातचीत करेंगे। कल का टाइमिंग वगैरह ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल। विशाखा आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। क्या